Hello dear students. Now this video is for kinetic theory of gases. CET part लेना है, but before we begin थोड़ा सा fast formula recap करते हैं. और obviously मैंने क्रैश कोर्स के बैच में फॉर्मूला सिखाया है, रेडिएशन का नहीं सिखाया है, बट अभी मैं जो 11 to 12 में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी फॉर्मूला का एक बार फास्ट रिकैप कर लेता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज. ठीक है, लेट्स बिगिन. बहुत आसान है, अगर स्मार्टली देखोगे तो ये झेपेगा, आसान लगेगा. अगर लॉजिक नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली मगअप करने जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, रट्टा मारने जाओगे. लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं पार्ट 1 सिखाता हूँ, काइनेटिक थ्योरी, और पार्ट 2 रहेगा रेडिएशन. ठीक है, इतना याद रखना. अभी मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ. पहले पार्ट 1 विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. उसके बाद पार्ट 2 आएगा रेडिएशन, तो वो बात की बात है. नाउ पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ. हर एक टॉपिक के ऊपर से थोड़ा सा डेप्थ में भी बात कर लेंगे तो कोई दुख नहीं है, अच्छी बात होगी. पार्ट 1 में सबसे पहला जो चीज आपको पढ़ना है वो है बेसिक्स. देयर आर सम बेसिक्स विच यू नीड टू नो. ठीक है, वो कौन से बेसिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहला है आइडियल गैस इक्वेशन, बट उसके पहले मोल्स का लॉजिक. ठीक है, एक्चुअली मैं आपको पहले पार्ट से बता देता कि कौन कौन से पार्ट्स है, फिर बाद में आगे का पढ़ेंगे. हर पार्ट आप लोग मेमोरी मैप बना. अगर मेरे स्क्रीन पे मुझे प्लेस नहीं मिलेगा तो मैं पहले ये आपको टॉपिक्स दे देता हूँ लिख के कि क्या क्या है, फिर हर टॉपिक पर विस्तार में बात करेंगे अलग से. ठीक है, तो चलो, पहला पार्ट बेसिक्स था. द सेकेंड पार्ट इज प्रेशर का फॉर्मूला. प्रेशर के अलग अलग फॉर्मूले. देन द नेक्स्ट पार्ट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट इज, एक बार आप लोग ने प्रेशर वेशर पढ़ लिया, वेलोसिटी वगैरह पढ़ लिया. ठीक है, फिर उसके बाद आपका टेम्परेचर और एनर्जी के बीच का रिलेशन. ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एनर्जी, स्पेसिफिकली बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एंड टेम्परेचर, इनके बीच का रिलेशन. ठीक है, एनर्जी और टेम्परेचर, इनके बीच का रिलेशन. ये नेक्स्ट पार्ट. देन आफ्टर दैट, once we have done with energy and the temperature, then there is law of equipartition of energy. अब बहुत सारे बच्चे बोलते सारे डिलीटेड है, रहने दो डिलीटेड, बट ये पढ़ना है. क्या है लॉ वो मैं आपको बता दूंगा. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ये मेमोरी मैप बहुत यूजफुल रहेगा उनके लिए जो अभी बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना, 11 to 12 वाले, उनके लिए भी. यू जस्ट हैव टू स्टडी द चैप्टर वंस, उसके बाद ये बहुत काम आएगा. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बाद, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बाद कम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहां से सारे टॉपिक्स रिलेट करने स्टार्ट होंगे. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 जितने भी है. ठीक है, एक बार आपका डिग्री ऑफ ये फ्रीडम हो गया, फिर उसके बाद सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड रहेंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद क्या पढ़ना है आपको? वंस यू हैव डन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फिर आपको मेयर्स इक्वेशन यूज करके आपको सीपी ढूंढना है, सीपी और सीवी. ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढा, उसके बाद आपको सीवी ढूंढना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सीवी के बाद, सीवी के बाद सीपी ढूंढना है. और सीपी कैसे ढूंढोगे? यूजिंग मेयर्स इक्वेशन. यहाँ पे लिखूंगा मैं मेयर्स, मेयर्स रिलेशन. ठीक है, मेयर्स रिलेशन. मैप अच्छे से बनाते जाना, सब कुछ इंटरलिंक्ड है भाई, सब कुछ.
पहले सीवी ढूंढना है, सीवी के बाद मेयर्स रिलेशन लगाने का है, मेयर्स रिलेशन लगा के आपको सीपी ढूंढना है. आफ्टर मेयर्स रिलेशन यू हैव टू फाइंड आउट सीपी, एंड आफ्टर यू हैव फाउंड सीपी, ठीक है, सीवी और सीपी. एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद ना आपको एनर्जी ढूंढना पड़ेगा. हाँ, वो वाला पार्ट एक बाकी रह गया, सॉरी, मेरा थोड़ा सा सीक्वेंस का इशू हो गया. यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आपको एनर्जी पढ़ना है, टोटल एनर्जी. डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आपको एनर्जी पढ़ना है. अभी एनर्जी पढ़ने के बाद, ठीक है, एनर्जी पढ़ने के बाद आपको सीवी निकालना है. एनर्जी पढ़ने के बाद आपको सीवी ढूंढना है. तो यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग बना देता हूँ. एनर्जी के बाद सीवी, सीवी, सीवी ढूंढने के बाद मेयर्स रिलेशन, या मेयर्स लॉ. मेयर्स लॉ को यूज करके मेयर्स लॉ को यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट सीवी. फिर सीवी ढूंढने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट गामा. ये सब क्या है आपको लगता रहेगा सर ये सब क्या कर रहे हो आप, बट ट्रस्ट में यूजफुल है. अभी जो लोग ने आज लेक्चर अटेंड किया है क्रैश कोर्स, उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट है. जिनको आइडिया नहीं उनके लिए बहुत काम का है. और ये फिर भी आपका पहला पार्ट चल रहा है, ये आपका पहला पार्ट चल रहा है, ठीक है, इतना याद रखना. गामा ढूंढने के बाद आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम. यहाँ पे मैं फॉर्मूला जैसे क्यों लग रहा है, यहाँ पे लिख देता. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, ये ढूंढना है आपको. दैट्स इट. यहाँ पे आपका पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड्स, ठीक है. और मैं हर एक पार्ट के ऊपर से आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ. पहले पहले फॉर्मूलाज वगैरह बता दूंगा, जल्दी जल्दी आप लोग लिख लेना. उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगा विच इज रेडिएशन. फिर दोनों के बाद मैं आपको एमसीक्यूज भेजता जाऊंगा, ठीक है. लेट्स बिगिन. ऑब्वियसली मैं पूरा टॉपिक डेप्थ में नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि एक्सपेक्टेड आप लोग का थ्योरी पढ़ के हुआ रहेगा. तो ओके नाउ, अभी हर एक टॉपिक में यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हर एक टॉपिक लिख के आपको बताता जाऊंगा और फिर वो टॉपिक को मैं रब कर दूंगा, ठीक है. तो पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे. आई होप आप लोग को मालूम है कहाँ पे लिखना है बेसिक्स वाला पार्ट. ये बेसिक्स के नीचे लिखना है, बट मैं आपको विस्तार में समझा रहा. आप लोग को अलग से लिखना है. पूरा जो भी लिखूंगा बेसिक्स के नीचे लिखो, फिर पूरा रब करके प्रेशर चालू करूंगा, प्रेशर के नीचे लिखो, ठीक है. नाउ सी, बेसिक्स में क्या पढ़ना है. सबसे पहले मोल्स का लॉजिक. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है. दो फॉर्मूला है. एक है गिवन मास बाय मोलार मास, ठीक है. गिवन मास बाय मोलार मास मतलब एन का एक फॉर्मूला हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास. अब मैं यहाँ पे कैपिटल एम लिखता है, कैपिटल एम मतलब टोटल. तो गिवन मास बाय मोलार मास, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है. ये एक फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला मोल्स का क्या होता है. सेम लॉजिक में मोल्स का और एक फॉर्मूला होता है नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग. तो मोल्स का और एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, जो भी रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, टोटल लिख रहा मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अवोगाड्रो, दैट मीन्स मोल्स का और एक फॉर्मूला n अपॉन Na.
जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो एन लेटर है ना, एन, ये कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो एन ए है ना, एन ए, ये फिक्स है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर, ये बहुत जरूरी है। ये दो दो फॉर्मूलेज आपके मोल्स के लिए, ठीक है, ये पार्ट लिख लो उसके नीचे, चलो जल्दी से। उसके बाद है आइडियल गैस इक्वेशन, बेसिक्स ही पढ़ा रहा पहले। देन द नेक्स्ट थिंग इज थर्ड वाला चीज, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन में फॉर्मूला आपको पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर दिस एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स मटेरियल का, दिस आर इज गैस कांस्टेंट, आर के दो वैल्यूज रट्टा मारने, एक है जूल्स में 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। देखो ना, ये एन क्या है, मोल्स है ना, ये जो आर क्या था, ये था जूल पर मोल, जूल पर मोल। लॉजिक समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यूनिट देखो, एन को लिखो मोल्स, आर को लिखो जूल पर मोल पर केल्विन, और यहाँ पे टेम्परेचर इस केल्विन, तो केल्विन केल्विन कट, मोल मोल्स कट, क्या बचा, जूल ही बचा ना, विच इज एनर्जी ओनली। लॉजिक समझ रहा है? ठीक है, तो पीवी इज नथिंग बट एनर्जी ओनली। तो एक फॉर्मूला, एक वैल्यू ये है गैस कांस्टेंट का जूल में, सेम और एक वैल्यू उसका इन टर्म्स ऑफ कैलोरी 1.98, हम लोग जिसको अप्रोक्सीमेटली 2 लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला का आइडियल गैस का। आइडियल गैस का और एक फॉर्मूला है, क्या करने का, देखो आपको जो पहला फॉर्मूला लिखा था ना मोल्स का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यहाँ पे लेके आएंगे। देखो अभी आपको चौथा फॉर्मूला मिलना, सेम आइडियल गैस ही है, ठीक है, आइडियल गैस ही है। सिर्फ क्या करने का है, आप लोग को एन का फॉर्मूला पता है ना, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में क्या था, मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन अपॉन एन ए। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, तो यू विल गेट PV is equals to n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू R into T, and you can say sir R is constant, sir Na is also constant, R is constant, Na is also constant, Na का वैल्यू होता है 6.022 into 10 raised to power 23, R का वैल्यू होता है 8.314 जूल वाला। तो पीवी का और एक फॉर्मूला था आइडियल गैस के लिए, इन पूरे को हटा के मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, इन पूरे को हटा के ये R अपॉन Na को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, तो एक नया टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB। उसकी वैल्यू क्या होगी, अभी डिवाइड करो ना, 8 को 6 से डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1.38, और नीचे 10⁻23 है Na में, तो ये एवोगाड्रो नंबर है, तो नीचे का 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 हो जाएगा। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपका चौथा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं याद रहता, वो ये है, पीवी इज इक्वल्स टू एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनटू आर अपॉन Na। अगर देखा जाए तो आर अपॉन Na क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB इनटू T। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। तो देर आर 4 बेसिक फॉर्मूला दैट यू हैव टू स्टडी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बेसिक्स में 4 फॉर्मूले सिखा दिए। पहले दो तो सबको पता है, मोल्स का लॉजिक, मोल्स का लॉजिक ये था, गिवन मास बाय मोलर मास, नहीं तो मोल्स का और एक लॉजिक था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। ये फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2, ये फॉर्मूला 3 आइडियल गैस, ये फॉर्मूला 4 आइडियल गैस। आए समझ में? ये पूरा का पूरा बेसिक्स का पार्ट था, तो आई होप आप लोग ने इतना पार्ट लिख लिया रहेगा पूरा। अब मैं सब रॉक कर रहा हूँ। Now we will start the second part. The second part is the pressure part. आई होप ज्यादा टाइम इस पे जाएगा हम लोग का पूरा थ्योरी करने में, बट कोई ना, अगर आधे घंटे भी लग गए पढ़ाने में, आधे घंटे ही पढ़ाने में, आधे घंटे ये रेडिएशन बहुत सिंपल है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद रात को वीडियो भेजूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपके रात के 1-2 बजे तक वीडियोस मिलते रहेंगे। ये पहला 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके 11 बजे अपलोड हो जाएगा। अभी मैं 10 बजे से चालू किया, तो 1 घंटा जैसे ही हो जाएगा इसको अपलोड कर दूंगा। तो इसमें मुझे कुछ MCQs भी लेने हैं, फिर वो अपलोड हो जाएगा, आप लोग 11 बजे से देखना, ठीक है। एक काम करता, मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स, किधर है, किधर किधर है, 1 सेकंड। हम्म
ओके ये मैसेज कर दिया मैंने टारगेट में, क्रैश कोर्स में, साहू नगर इंटीग्रेटेड, उसके बाद साहू नगर रेगुलर किधर है, चिंचवड इंटीग्रेटेड न्यू 12 साहू नगर रेगुलर, चिंचवड रेगुलर। ठीक है चलो भेज दिया। कितने को भेजा? 1 2 3 4 5 6। साहू नगर रेगुलर, साहू नगर इंटीग्रेटेड, चिंचवड रेगुलर है, चिंचवड रेगुलर को भेज देता। चिंचवड रेगुलर ओके चलो लेट्स कंटिन्यू, हम लोग जो टॉपिक पे थे। नेक्स्ट इज द प्रेशर का पार्ट। अभी प्रेशर के पार्ट में क्या क्या फॉर्मूला याद रखने का है? सबसे जो पहला फॉर्मूला है आपके टेक्स्ट बुक में, डेरिवेशन था, 4 मार्क का बोर्ड एग्जाम्स में आया था, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 इनटू, पहला फॉर्मूला जो था बच्चों डेंसिटी के टर्म्स में था, ठीक है? जो पहला फॉर्मूला था वो डेंसिटी के टर्म्स में था, फिर आपने उस डेंसिटी को मॉडिफाई किया था। तो प्रेशर का फॉर्मूला इज 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर, दिस इज वी आर एम एस। ये पहला फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन ऑब्वियसली अब नहीं पढ़ूंगा कि कैसे आया, ये सब आप लोग को बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ना था, ठीक है? ये फॉर्मूला आप लोग को सबसे पहला याद रखना। इसके बाद क्या मॉडिफिकेशन करना है, ये फॉर्मूला सिर्फ रट्टा मारना है। दूसरा फॉर्मूला आप लोग रटना नहीं है, डिराइव करना है। कैसे? अपने को एडजस्टमेंट पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? मास क्या होता है? मास इज ऑल मॉलिक्यूल्स का, सारे मॉलिक्यूल्स का, m डिवाइड बाय वॉल्यूम v। और मास का फॉर्मूला क्या होता है फिर? टोटल मास। ये टोटल मास है ना, ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स। तो ऑल मॉलिक्यूल्स का मास में कैसे निकालो? ऑल मॉलिक्यूल्स का मास निकालने का एक फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड स्मॉल m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो फॉर्मूला है, रो की जगह पे लिख सकता हूं मैं ये पूरा, तो इधर पे सब्स्टिट्यूट करो। देखो P इज इक्वल्स टू 1/3, डेंसिटी की जगह मास बाय वॉल्यूम, मास की जगह टोटल मास है विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू VRMS का स्क्वायर। ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, प्लीज उड़ाना मत, ठीक है? अब बहुत बार आपको पर मॉलिक्यूल का ढूंढने बोलेंगे, फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ पर मॉलिक्यूल, या फिर अगर टोटल प्रेशर, याद रखना जब भी एन लेटर दिखता है ना फॉर्मूला में, एन लेटर, दैट मीन्स वो टोटल पूछ रहे हैं, टोटल। अगर एन नहीं दिख रहा है दैट मीन्स इट इज प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर मॉलिक्यूल, या फिर एनर्जी पर मॉलिक्यूल। लॉजिक समझ रहे हैं क्या आप? जैसे देखो, सुनो, बहुत लोगों को नहीं समझा मैं क्या बोल रहा। देखो अगर मान लो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर का एनर्जी पूछा है, या फिर इतना बड़ा बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर का एनर्जी पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है इसका एनर्जी कम रहेगा, इसका एनर्जी ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो अगर एनर्जी में भी अगर आपको एन का टर्म दिख रहा है, एन इंटू समथिंग बाय समथिंग, दैट मीन्स ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और अगर एनर्जी में आपको एन का टर्म नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो वैसे अगर आपको प्रेशर में टोटल प्रेशर बोला तो एन दिखेगा, अगर आपको एन नहीं दिख रहा मतलब एन को LHS में भेजा है उन लोग, प्रेशर पर मॉलिक्यूल। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, या तो ये फॉर्मूला लिखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 एन एम डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू VRMS पर। नहीं तो और एक फॉर्मूला, दैट इज प्रेशर पर मॉलिक्यूल, प्रेशर पर मॉलिक्यूल, एन डिवीजन में भेज दो, एन इधर पे LHS में भेज दो, नीचे जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 1/3 m VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये 3 फॉर्मूलेज है, रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटने का। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं रटने का, डिराइव करने आना चाहिए, कैसे डिराइव किया, ठीक है? बस डिराइव करने आना चाहिए, बाकी स्ट्रेस नहीं लेने का। तो प्रेशर वाला भी मैंने आपको सब बता दिया, जितने फॉर्मूलेज थे। एक फॉर्मूला याद रखने का और जुगाड़ याद रखने का, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ गैस, नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है,
तो वेलोसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या है? अगेन द थर्ड पार्ट, वेलोसिटी का फॉर्मूला इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT अपॉन मोलर मास। ये याद रखना, दिस इज मोलर मास। एंड इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ में आता है, दैट इज R तो कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो प्लीज याद रखना, बहुत बार आपको एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है कि आपको बोलेंगे लेट से कि स्टार्टिंग में देखो रेशियो टाइप का सवाल देता हूं मैं, रेशियो टाइप का आपको क्वेश्चन देता हूं। पहले बोलेंगे कि n मॉलिक्यूल्स है, दूसरे में बोलेंगे 2n मॉलिक्यूल्स है, और आपको बोलेंगे कि आइसोथर्मल है कंडीशन, मतलब सेम टेम्परेचर, और आपको बोलेंगे फाइंड आउट द वेलोसिटी इन सेकंड केस। सो द आंसर इज वेलोसिटी विल रिमेन सेम, क्योंकि अगर आपने n चेंज किया तो प्रेशर भी चेंज होता है। इतना याद रखना, वेलोसिटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर टेम्परेचर मान लो कि कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, इतना याद रखना। तो वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला रट्टा मारना है आपको। अगर वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला रट्टा मारना है तो रट्टा मत मारो, डिराइव करो। वो कैसे? अपने को आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो एन को इधर भेज दो, तो पीवी अपॉन मोल्स विल बी इक्वल्स टू आरटी। तो इंस्टेड ऑफ आरटी आप लोग लिखोगे रूट ऑफ 3 आरटी की जगह पीवी अपॉन एन इंटू मोलर मास। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 3 PV अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास इंटू मोलर मास, तो है इधर पे, मोलर मोलर उड़ गया, सो दिस इज 3 PV अपॉन एम। लॉजिक समझ रहा है? तो रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, एक फॉर्मूला रटना है खाली, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस एक फॉर्मूला वेलोसिटी का, रूट ऑफ 3RT। डन विथ वेलोसिटी। किसका मैसेज आया है इधर पे? अनुज का मैसेज आया है। दोनों वीडियोस क्रिटिकल चे असणार ना अनुज? यस बेटा, क्रिटिकल के ही रहेंगे दोनों वीडियोस। ओके, डन विथ वेलोसिटी। अब एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन, बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है, तो ध्यान देना। आपको केमिस्ट्री पढ़ा है सब लोग ने, तो केमिस्ट्री में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पीवी होता है ना, पीवी वर्क एनर्जी होता है, मालूम है ना कि पीवी वर्क होता है। तो देखो नेक्स्ट एनर्जी का लॉजिक है कैसे याद रखने का। एनर्जी का लॉजिक कैसे याद रखने का, सुनना। हमको पता है केमिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा है पीवी इज नथिंग बट वर्क एंड वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। सो बेसिकली जो एनर्जी है वो पीवी में होना चाहिए। अब इसमें आप लोग को जो एनर्जी पढ़ना है वो है काइनेटिक एनर्जी, भागने का, स्ट्रेट भागने का। मतलब अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है वो भाग रहा है, ट्रांसलेशन, आपके पास एक रूम है, इस रूम में मॉलिक्यूल भाग रहा है, तो मॉलिक्यूल एक्स के अलॉन्ग भाग सकता है, वाई के अलॉन्ग भाग सकता है, जेड के अलॉन्ग भाग सकता है। बराबर है? बराबर है ना? सो लॉजिकली अगर आप बोलोगे तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बराबर है, एकदम सही बात है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, एकदम सही बात है। हाफ, हाफ तो एक नंबर है, बट इंस्टेड ऑफ एम वी स्क्वायर में पीवी लिखता हूँ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, क्योंकि केमिस्ट्री में तो वही वर्क होता है। अब ये जो है एनर्जी वो सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वापस एक एनर्जी आएगा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, वापस एक एनर्जी आएगा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर तीनों को मिलाया तो 3/2 पीवी हो जाएगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला रट्टा मारना है? आपको ये फॉर्मूला रट्टा मारना है। पीवी ना याद रख के आप लोग प्लीज ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फॉर्मूला इज 3/2 is 3/2 into बोल्ट्जमैन कांस्टेंट into टेम्परेचर। ये 3 क्यों है? यहाँ पे जो 3 नंबर है वो 3 नंबर क्यों आया है? ये 3 नंबर इसलिए आया है क्योंकि आप लोग बोलोगे the energy along x axis is equals to half kb into t. Similarly, the energy along y axis will also be equals to half of kb into t. Similarly, the energy along z axis will be also half of kb into t. अब बच्चे बोलेंगे सर तीनों एक्सिस में सेम वेलोसिटी क्यों है, या फिर अपना सेम एनर्जी क्यों है? भाई गैस है,
गैस के पास ब्रेन्स रहता है क्या? नहीं, गैस हैज नो ब्रेन्स। तो गैस का लॉजिक इज भाई मेरा जो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है वही वेलोसिटी इधर रहेगा, वही वेलोसिटी इधर रहेगा, तो एनर्जी हर डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो हाफ के बी हाफ के बी हाफ के बी ऐड करोगे तो 3/2 आएगा। अब इधर पे आपको एन लेटर दिख रहा है क्या आरएचएस में? आरएचएस में यहाँ पे दिख रहा है क्या एन लेटर? नहीं, वी डोंट सी एन लेटर। इसका मतलब क्या है? दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं? अगर आपको टोटल पूछा रहेगा, टोटल एनर्जी, तो इसमें एन से मल्टीप्लाई करना है खाली, तो 3/2 KB इंटू टी। ये टेक्स्ट बुक देख लेना, आपको लॉजिक समझ जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला इज 3/2 N KB इंटू टी। अगर एन को इधर भेजा देन यू गेट एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू 3/2 KB इंटू टी। सिर्फ पर मॉलिक्यूल का ये लॉजिक है। आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला सबको ये क्लियर है ना? ट्रांसलेशन एनर्जी का ये 3/2 आता है। वाई 3/2? क्योंकि इंडिविजुअल आपको पता रहना चाहिए। नाउ लास्ट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। देखा जाए तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन भी वही हो गया। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन, TI होना था। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या हो गया? द एनर्जी अलोंग एक्स इज इक्वल टू द एनर्जी अलोंग वाई इज इक्वल टू एनर्जी अलोंग जेड। मॉलिक्यूल एक्स में जितना स्पीड से जा रहा है उतना स्पीड वाई में जा रहा है, उतना स्पीड जेड में जा रहा है, क्योंकि रैंडम है ना रे। तो एनर्जी अलोंग एक्स इक्वल टू एनर्जी अलोंग वाई इक्वल टू एनर्जी अलोंग जेड, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ KB इंटू टी फॉर पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। और अगर आपको टोटल ऑल मॉलिक्यूल्स बोलोगे, ऑल मॉलिक्यूल्स, तो उसमें एक n मल्टीप्लाई कर देने का, तो हाफ ऑफ KB इंटू टी इंटू n। और आपको अगर एनर्जी टोटल पूछा तो एनर्जी टोटल इक्वल टू एनर्जी अलोंग x प्लस एनर्जी अलोंग y प्लस एनर्जी अलोंग z, इसलिए हाफ प्लस हाफ विल बी इक्वल टू 3/2 KB इंटू टी फॉर पर मॉलिक्यूल, और n से मल्टीप्लाई किया तो टोटल। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री, अब यहाँ से टॉपिक डेप्थ में जाने वाला है, धड़ाधड़, सब रिलेटेबल है। ठीक है, सब रिलेटेबल है। अगले 5 से 10 मिनट में वो टॉपिक सिखा देता हूँ मैं, तो आपका पूरा लेसन का आपका 50% हो जाएगा। फिर अभी के अभी इसी वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला, रेडिएशन, एंड उसके बाद MCQ चालू करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि अभी 10:20 हो रहा है, और 10 मिनट से 15 मिनट, ऑलमोस्ट 10:45 तक आपको यही चलेगा, सिर्फ थियरी। फिर उसके MCQs निकालूंगा, तो ऑलमोस्ट पहले वाले लेक्चर में 10 से 15 MCQs होंगे, फिर वो अपलोड भी करना रहेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। बट हैव पेशेंस, रात के 1 PM तक, सॉरी 1 PM बोल रहा, 1 AM तक, या फिर रात के 2 AM तक बैठ के पढ़ाई करो अच्छे से। फिर उसके बाद कल दोपहर को घर पे जाके सो जाना आफ्टर लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉजिक क्या होता है, ध्यान देना, ये बहुत ही डेप्थ वाला टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल। देखो, एक होता है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या? जैसे मॉलिक्यूल आपके रूम में किधर भाग रहे मॉलिक्यूल? एक्स पे भाग रहे हैं, तो उधर पे फ्रीडम है, एक्स पे आगे पीछे जा सकते हैं। वाई पे भाग रहे, मतलब इधर और एक फ्रीडम है। जेड पे भाग रहे, मतलब और एक फ्रीडम, मतलब एक्चुअली उसको 3 फ्रीडम है। अरे सोचना, आपके रूम में जो हवा का मॉलिक्यूल, आप जो सांस ले रहे हो, वो सांस के आगे पीछे जा रहे क्या? खाली मॉलिक्यूल सिर्फ आगे पीछे है क्या आपके? नहीं, मॉलिक्यूल्स, अरे अभी घर पे फैन चालू रहेगा ना, घर पे फैन चालू रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में धपाधप फैल रहे। तो ट्रांसलेशन में एक्स एक्सिस भी रहता है, वाई एक्सिस भी रहता है, जेड एक्सिस भी रहता है। तो ट्रांसलेशनल में मैक्सिमम डिग्री फिर कितना रहेगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम आपको फ्रीडम मिलेगा 3 एक्सिस में। ठीक है, ट्रांसलेशनल में जो एनर्जी है ना बच्चों, ट्रांसलेशन में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है O2 का, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है लो O2, तो ये जो O2 मॉलिक्यूल है, वो O2 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाए, तो वही O2 मॉलिक्यूल इधर पे भागेगा एक्स एक्सिस में, नहीं तो वही O2 मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा वाई एक्सिस में। लॉजिक समझ रहा है? वो लॉजिक है। तो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी ना बच्चों, ट्रांसलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद देन कम्स रोटेशन, तो देयर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आल्सो। कोई बॉडी रोटेट होता है, अरे पता है ना, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा अपन ने, तो यहाँ पे है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसमें कैसे होता है? इसमें भी 3 एक्सिस से, एक्स के अलोंग हिल सकता है, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एटम्स है 2, मैंने इसको रॉड से जोड़ दिया।
अगर मैं सेंट्रल एक्सिस से गोल घुमाऊंगा तो ये ऐसे गोल घूमेगा, जो हो सकता है। वैसे ही मैंने अगर रॉड को इस एक्सिस से घुसाया जो बोर्ड के अंदर जा रहा है, हाँ, आप उंगली को बोर्ड पे अपना या स्क्रीन पे चिपका करोगे तो ये आपका ऐसे रोटेट होगा गोल गोल। ये आपका 3D में रोटेट हो रहा था, ऊपर नीचे, आपका ऊपर नीचे रोटेट हो रहा है। ये आपका अलग वे में रोटेट होगा। अगर आपको 3D में समझाते तो मैं ऐसे नहीं समझाएगा, आपको 3D में समझाता। देखो कैसे। मान लो ये टेबल है मेरे घर का, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इस एक्सिस से गोल घुमाऊंगा, इस एक्सिस से, तो वो ऐसे गोल घूमेंगे। थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएंगे। मतलब एक्चुअली हॉरिजॉन्टली गोल घूम रहे हैं। जो गोल घूम रहे हैं ना बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली मैं इसको दूसरे एक्सिस से भी घुमा सकता हूँ। कौन से वाले? देखो, अब मैं इसको ये वाला एक्सिस से गोल घुमाता हूँ, ये वाला एक्सिस से। तो ये वाला एक्सिस से ना वो वर्टिकली गोल घूमेगा, वर्टिकली ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। ड्राइंग सेम दिख रहा है लेकिन आपको लॉजिक समझ जाना चाहिए कि कैसे गोल घूम रहा है। फिर और एक एक्सिस है इसको गोल घुमाने का, वो एक्सिस यहाँ से पार करो, यहाँ से पार करो, तो आपको लगेगा कि ये गोल ही नहीं घूम रहा है। खैर, ये पॉइंट अभी बता के फायदे नहीं, थोड़ा हैवी हो जाएगा। मैं आपको हर एक का डेप्थ में सिखा रहा हूँ, बट इतना याद रखना, रोटेशनल में भी मैक्सिमम फिर कितना फ्रीडम हो सकता है? मैक्सिमम फ्रीडम रहेगा 3। और फिर आता है लास्ट में वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशन भी होता है। वाइब्रेशन मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल है, मान लो 2 एटम्स का, ये अखा मॉलिक्यूल भाग रहा है रूम में, ठीक है। ये अखा मॉलिक्यूल आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये अखा मॉलिक्यूल इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अखा मॉलिक्यूल भाग रहा है। लेकिन ये मॉलिक्यूल हिल भी तो रहा है। अगर मैं इनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान के चलूं, तो ये इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे क्या होता है कि ये एटम्स वाइब्रेट होते हैं, पता है। और जब भी एटम्स दूर जाएंगे तो यहाँ पे जो हम लोग एक इमेजिनरी स्प्रिंग बना रहे। गाइस, थोड़ा सा सोचो रे, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना 11th में भी 12th में भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है सर, अगर चार्जेस को थोड़ा दूर लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे चार्जेस ना लेके मैं इसको एक स्प्रिंग जैसे इमेजिन करता हूँ, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, जैसे चार्जेस को स्ट्रेच किया। तो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी रहेगा वाइब्रेशन में, एक तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा क्योंकि भाग भी रहे। ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूल अखा का अखा भागेगा तो ये ट्रांसलेशन एनर्जी हो गया। मॉलिक्यूल अगर अखा का अखा भागा वो ट्रांसलेशन एनर्जी होगा, लेकिन वो वाइब्रेशन में भी तो उसके पास वेलोसिटी है, वाइब्रेशन में भी तो वेलोसिटी है। तो वाइब्रेशन के वेलोसिटी का जो एनर्जी रहेगा ना, वो दूसरा एनर्जी रहेगा। तो वाइब्रेशन में देयर आर 2 एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि एटम्स वाइब्रेट भी होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि जब एटम्स दूर चले जाएंगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, इमेजिनरी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर आपका पोटेंशियल एनर्जी आप लोग ने पढ़ा है ना, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, लॉजिकली। सो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि वाइब्रेशन में भी कितने फ्रीडम्स रहेंगे? मैक्सिमम 2। प्लीज वाइब्रेशन में डायरेक्शन में देखना एक्स और वाई, ट्रांसलेशन में डायरेक्शन देखने का, रोटेशन में भी डायरेक्शन देखने का, वाइब्रेशन में बस देखने का कि ये जो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है। अब मैंने जो ड्राइंग बनाया फ्लेक्सिबल बनाया, अगर रिजिड रहता था ना तो ये हिलते ही नहीं थे। दैट मीन्स वाइब्रेशन का फ्रीडम 0 रहता था। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल में मैक्सिमम फ्री कितना होता है? 2, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन, एक पोटेंशियल एनर्जी। और जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने एनर्जी रहेगा देख लो। मैंने आपको बताया था एक फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, ये याद रखना। मैंने आपको बताया था हाफ ऑफ के टी, तो वो एक फ्रीडम का है। एक फ्रीडम अगर मिलेगा आपको एक्स एक्सिस का फ्रीडम, तो उसमें एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ ऑफ के टी। अगर 2 फ्रीडम मिल गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें एनर्जी रहेगा 2 इंटू हाफ ऑफ के टी। अगर आपको 3 फ्रीडम मिल गया, 3 फ्रीडम, तो उसमें आ जाएगा 3 इंटू हाफ ऑफ के टी। लॉजिक समझ रहा है? तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना एनर्जी। तो अभी आपको फ्रीडम के बारे में मुझे सिखाना है। मोनो एटॉमिक गैस में कितने फ्रीडम रहेंगे, डायटोमिक में कितने फ्रीडम रहेंगे, पॉलीएटॉमिक में कितने फ्रीडम रहेंगे। बट इतना समझ में आना चाहिए कि अगर एक फ्रीडम है तो द एनर्जी इज हाफ ऑफ के टी। 2 फ्रीडम है मतलब एनर्जी इज 2 इंटू हाफ ऑफ के टी। अगर 3 फ्रीडम है तो 3 इंटू हाफ ऑफ के टी। यहाँ तक समझ में? एनर्जी ढूंढना बहुत आसान है। एक बार एनर्जी ढूंढ लिया तो उसके बाद आपको सीवी ढूंढना है। सीवी कैसे ढूंढना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीवी कैसे ढूंढना है, ठीक है। देखो, पहला डिग्रीज ऑफ
फ्रीडम, आपको कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे? या तो 3 रहेगा, नॉर्मली बताता, या तो 3 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 7 रहेगा, या तो 8 रहेगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा है, ये क्यों आएगा आपको समझ जाएगा आगे जाके, डू नॉट वरी। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी कितना रहेगा? एनर्जी, टोटल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ kT पर मॉलिक्यूल। अगर 5 है तो 5/2 ऑफ kT, अगर 7 है तो 7/2 ऑफ kT, अगर 8 है तो 8/2 ऑफ kT। एनर्जी मिल गया। अब उसके बाद सीवी कैसे लिखने का? सीवी, तो सीवी इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, 1 रहता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3/2k इंटू टी। इसका क्या डेरिवेटिव आएगा? द डेरिवेटिव ऑफ 3/2 kt, तो विच विल बी इक्वल टू ये 3/2k। ठीक है। अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में इधर पे सिर्फ आर आ जाएगा। अब ये मत पूछना कि कैसे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दैट, बट डू नॉट वरी, आपको एकदम शॉर्टकट सलाजी बताता बिना कोई हेडेक के। सीवी का वैल्यू क्या रहेगा पता है? डायरेक्टली जो नंबर दिया है ना वो नंबर लेने का। ठीक है, हाँ, जो नंबर दिया है ना डायरेक्ट नंबर लो। सो सीवी विल बी डायरेक्टली ये 3/2 आर, यहाँ पे डायरेक्टली 5/2 आर, यहाँ पे डायरेक्टली 7/2 आर, यहाँ पे डायरेक्टली 8/2 आर। आ गया सीवी, सिर्फ नंबर लेने का और लिख देने का आर। अब उसके बाद सीपी कैसे ढूंढेंगे? सीवी के बाद यहाँ पे सीपी था, देखो मैं इतने देर से रॉन्ग लिखा हूँ, आप लोग ने बोला भी नहीं। अरे कैसे बोलोगे, आप लोग को वीडियो नहीं मिला। अब सीपी कैसे ढूंढने का? तो मेयर्स लॉ से। मेयर्स लॉ, मेयर्स लॉ क्या होता है? मेयर्स लॉ बोलता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो माइनस सीवी उधर भेजो, तो सीपी विल बी इक्वल टू सीवी प्लस आर। अगर आप लोग यहाँ पे 3/2 डाल रहे हो तो सीपी विल बी सीवी इज 3/2 आर प्लस आर, मतलब कि आर को कॉमन निकालोगे तो कितना आ रहा है आपका? 3/2 + 1 आ रहा है ना, बराबर। वैसे अगर इसका सीपी निकालने का तो सीपी विल बी, इसका सीवी कितना है? 5/2 आर प्लस आर, क्योंकि सीपी का फॉर्मूला यही होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है सीवी प्लस आर। तो सीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सीवी था 5/2 आर, तो 5/2 आर प्लस आर, आर को कॉमन निकालो, 5/2 + 1। वैसे अगर इसका सीपी निकालने का है तो इसका सीपी विल बी 7/2 आर प्लस आर, मतलब यहाँ पे भी आर को कॉमन निकालो तो 7/2 + 1। तो बेसिकली सीपी कैसे निकालना है? शॉर्टकट ट्रिक, +1 करने का खाली। ठीक है, सीपी कैसे निकालने का? डायरेक्टली +1 करके काम हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, सीपी विल बी 3/2 + 1 विच इज 5/2 आर, यहाँ पे 5/2 + 1 विच इज 7/2 आर, यहाँ पे 7/2 + 1 विच इज 9/2 आर। यहाँ पे आपका ये सीवी 8/2 था, तो 8/2 + 1 कितना था? 8/2 + 1 10/2 आर। इनफैक्ट ये आप लोग देखोगे ना तो ये 4 है ना, ये 4 आर है, तो ये कितना आएगा? ये 5 आर हो जाएगा। लॉजिक समझ रहा है ना? मेयर्स लॉ हो गया, सीपी मिल गया। अब उसके बाद गामा निकालने का, तो गामा क्या होता है? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सीपी वर्सेस सीवी, सीपी सीवी को डिवाइड करने का। तो फर्स्ट केस में 3/2 और ये 5/2 आपका, ये सीवी है, सॉरी ये सीपी 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 सीपी, ये सीवी ये सीपी। और गामा क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 5/2 डिवाइड बाय आपका 3/2, 5/2 डिवाइड बाय 3/2, तो 2 उड़ गया, आंसर आ गया 5/3। इसका क्या आएगा? सीपी इज 7/2 डिवाइड बाय सीवी इज 5/2, तो 2 उड़ गया, तो दैट इज इक्वल टू 7/5। नेक्स्ट इसका 9/2 डिवाइड बाय 7/2 विच इज इक्वल टू 9/7। वैसे ही इसका 5 डिवाइड बाय 4, डायरेक्टली आपका 5/4। ये आ गया आपका गामा। गामा मिलने के बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह हटा देता। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा आर टी अपॉन मोलर मास। गामा, ये गामा इधर से घुसेड़ने का, ऊपर से नीचे गामा घुसेड़ने का। सो इधर पे वेलोसिटी फिर कितना रहेगा? इधर पे वेलोसिटी विल बी, ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम में, रूट ऑफ 5/3 आर टी अपॉन एम मोलर मास। वैसे यहाँ पे वेलोसिटी इज रूट ऑफ 7/5 आर टी अपॉन मोलर मास। वैसे यहाँ पे रूट ऑफ 9/7 आर टी अपॉन मोलर मास। क्लियर इधर तक?
अभी एक ही सवाल आपके दिमाग में आता रहेगा, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला कैसे हर एक का, वो टॉपिक अब मुझे सिखाने का है, ठीक है, ध्यान देना। अभी हम लोग सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। आई थिंक पहला लेक्चर मुझे लग रहा भी नहीं एमसीक्यू चालू होगा भी कि नहीं, बट यार बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस मेहनत करो, मेरे को क्या, 2 तक बैठो रात के, कुछ नहीं होता, 2 बजे तक बैठो, सवेरे 7 बजे उठो, डायरेक्टली बिना नहाए धोए चाहे तो क्लास को आ जाना, हाथ मुंह धो के खाली। ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहा हूँ, ज्यादा जरूरी, मेहनत ज्यादा जरूरी। ओके, नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब एक सीधा सा डॉट, एक सिंगल एटम। अगर आप उस सिंगल एटम को देखोगे तो मेरे को बताओ, ट्रांसलेशन में भागेगा कि नहीं, वो ट्रांसलेशन में भागेगा कि नहीं, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग भागेगा कि नहीं, भागेगा, तीनों में। तो ट्रांसलेशन में इसको कितना फ्रीडम हो गया, 3। रोटेशन में देखो, रोटेशन में, रोटेशन में क्या होगा यार, रोटेशन में अगर आपने एक्सिस उसके सेंटर से बनाया, इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, मालूम है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आई तो 0 रहेगा क्योंकि एक्सिस उसी के थ्रू पास हो रहा है। तो इधर से देखो, अगर आपने लाइन इधर से घुसाया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है जब वो पार्टिकल थोड़ा दूर गोल घूम रहा है उससे, लॉजिक समझ रहा है। तो इधर पे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही नहीं, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन है ही नहीं। एक तो ये लॉजिक हो गया समझने का। दूसरा लॉजिक ऐसे समझो कि ये बॉडी अगर आप गोल घुमा रहे हो ये लाइन से, तो आपको दिख रहा है कि गोल घूम रहा है, डॉट डॉट गोल घूमता हुआ दिखेगा आपको कि डॉट अपने एक्सिस पे गोल घूम रहा है, नहीं। आप लोग सूरज को देखते हो, आप लोग को दिखता है क्या कि सन फिर गोल घूम रहा है कि नहीं? हाँ, अगर सन का लोकेशन बदलता तो आप लोग बोलते सर मेरे को समझ रहा है सन अपना घूम रहा है, लेकिन सन उसी जगह पे गोल घूमेगा तो झेपेगा क्या, नहीं। सिमिलरली अगर मैंने एक्सिस ऐसे बनाया, ये एक्सिस, तो भी अगर घूमेगा तो आपको झेप रहा है क्या घूम रहा है, नहीं। वैसे ही मैंने अगर एक्सिस इसको जेड में बनाया तो आपको आपको लग रहा है कि गोल घूम रहा है, नहीं। इन अदर वर्ड्स, कैसे भी देखना है देखो, कैसे भी देखना है देखो, यू विल रियलाइज कि सर वो गोल घूम रहा ही नहीं, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा है कि वो गोल घूम रहा है। तो रोटेशन में 0 0 0, नो रोटेशन। और अब बचा वाइब्रेशन। यार वाइब्रेशन कब होता है, कोई भी चीज वाइब्रेट कब होती है, जब उसको स्प्रिंग लगा रहेगा। स्प्रिंग नहीं लगता है, रियलिटी में क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स एक एटम के साथ अगर दूसरा एटम और दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो मैं इमेजिन कर सकता कि वो नकली स्प्रिंग से जुड़े हुए, तो वाइब्रेशन का रहेगा। बट इधर पे एक सिंगल एटम है, उसको कोई एटम तो खींच ही नहीं रहा, तो वाइब्रेशन का भी इट विल बी 0, वाइब्रेशन भी इट विल बी 0। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, वाइब्रेशन भी 0, रोटेशन भी 0। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर कितना हो गया, 3। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी होगा आपका 3/2 kT पर मॉलिक्यूल। अगर आपको टोटल मॉलिक्यूल्स का निकालने का है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, मैं पर मॉलिक्यूल निकाल रखा है। एक बार एनर्जी होगा तो सीवी निकालो, सीवी क्या रहेगा डायरेक्टली 3/2 r, फिर सीपी निकालो विच इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, सो 3/2 + 1 विच इज 5/2 r। फिर गामा निकालो विच इज सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी, सीपी कितना है 5/2 r, सीवी कितना है 3/2 r, 2r 2r उड़ गया तो कितना है 5/3। एक बार वो मिल गया। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सच मीडियम। अभी जैसे ये मोनो एटॉमिक है ना, जैसे हीलियम, आपको बोलेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम इज रूट ऑफ गामा। यहाँ पे गामा कितना है, यहाँ पे फॉर्मूला है कि गामा RT अपॉन है, तो गामा यहाँ पे कितना है 5/3 है ना, तो 5/3 RT अपॉन मोलर मास। समझा मोनो एटॉमिक का। नेक्स्ट डायटोमिक, पूरा का पूरा एज इट इज रिपीट टेलीकास्ट करने का, बहुत डेप्थ में सिखा दिया एक्चुअली देखा जाए तो। दूसरा इज डायटोमिक, मुझे बस एक ही यहाँ पे गिल्ट हो रहा है, सच बोल रहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं रात भर वीडियो दे सकता आपको, बट मुझे बस एक गिल्ट हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे सो जाएंगे तब तक, और अभी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे 11 बजने का कि सर वीडियो देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में एमसीक्यूज हो ही नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे बस वो गिल्ट आ रहा है कि जो बच्चे अच्छे से वेट करें, बट जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो ट्रस्ट मी 12 बजे के वीडियो में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, एंड उसमें आई विल ट्राई टू गिव 30 to 40 एमसीक्यूज। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सिर्फ 80 to 90 एमसीक्यूज है, तो रात के 1-2 बजे तक सारे मिल जाएंगे एमसीक्यू, बस पेशेंस रखना। अभी डायटोमिक गैस में क्या है, डायटोमिक एक एटम इधर एक एटम इधर, अरे बॉन्ड है। अब डायटोमिक में एक रिजिड बॉन्ड होता है, रिजिड बॉन्ड, रिजिड
दगड़, मतलब जिसमें आपका स्प्रिंग अटैच नहीं है। और दूसरा होता है आपका डायटोमिक फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें थोड़ा आइटम्स वाइब्रेट हो सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है। अब डायटोमिक गैस ना रिजिड में, ट्रांसलेशन में बताओ तो कितना फ्रीडम है ट्रांसलेशनल। कोई भी गैस आपका 3D में भागता है या 1D में भागता है, 2D में भागता है, तो सर ट्रांसलेशन में तो 3 रहेगा, इधर पे भी इधर पे भी। अरे यार कोई भी मॉलिक्यूल लो ना, O2 ले लो, O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर जगह पे जाएगा ऑक्सीजन। तो मतलब इसका ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हर जगह पे, तो इसका आंसर आएगा 3। अब उसके बाद रोटेशन देखना, ये मजेदार चीज है, यहाँ पे लोगों से गलती होती है। रोटेशन की बात करता हूँ, रोटेशन देखो, ट्रांसलेशन और रोटेशन में एक्सिस देखने का, कौन से डायरेक्शन में, एक्सिस या डायरेक्शन देखने का। वाइब्रेशन में डायरेक्शन नहीं देखने का, सिर्फ देखने का वाइब्रेशन हो रहा है। अब रोटेशन में अगर आप देखोगे ना रे बच्चों, तो आपको लॉजिक एक चीज समझ में आएगा। अगर मैंने ये एक्सिस बनाया, उनके सेंटर से पास हो रहा है, तो वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। अरे आई 0 है ना, अगर मॉलिक्यूल को काट के घुस रहा है तो दैट मीन्स ये एक्सिस से बनाऊंगा तो फ्रीडम रहेगा ही नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। ठीक है, अगर ये एक्सिस से गोल घुमाए तो, हाँ सर ये एक्सिस से गोल घुमाए तो ये बराबर फिर गोल घूमेगा। ये एक्सिस अगर मैं इसको गोल घुमाऊंगा तो ये आपका 3D में दिख रहा है ना, ऐसा फिर गोल घूमता हुआ गोल घूमेगा। ये चीज आपका 3D में अगर आप देखोगे, आपके टेबल पे रखा हुआ है, तो इस टेबल पे जो पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हो जाएगा, गोल घूम रहा है वो, बाद में ऐसे हो जाएगा, बाद में ऐसे हो जाएगा, गोल घूम रहा है, तो इस एक्सिस से गोल घूमेगा। वैसे ही अगर मैंने इसको एक्सिस, देखो मैंने आपको पहले वर्टिकल एक्सिस दिया था, वर्टिक मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिया। हाँ सर, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोगे, मतलब अगर आप इसको सामने से लाइन घुसाओगे, सामने से देखो ऐसे, ये मॉलिक्यूल है और आपने सामने से लाइन घुसा है, सामने से, तो सामने से लाइन मतलब बोर्ड के अंदर घुस रहा है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे गोल घूमेगा, तो इसमें भी फ्रीडम मिल रहा है। मतलब रोटेशन में इस एक्सिस और ये एक्सिस से घूमेगा। एक लाइन अगर बोर्ड के अंदर घुसाओगे ना तो भी घूम रहा है, और एक लाइन परपेंडिकुलर घुसाओगे तो भी घूम रहा है। सिर्फ ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन घुसाओगे तो नहीं गोल घूम रहा है, क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 0 आता है। इसलिए उस केस में आप लोग बोलोगे कि सर रोटेशनल में मेरे को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है, एक्स और वाई, एक में नहीं मिल रहा है खाली। अब बचा कौन सा, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन देखने का, तो वाइब्रेशन में फिर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 0, रिजिड है। यहाँ पे वाइब्रेशन में 2 फ्रीडम है। 2 कैसे, अगर कोई एटम वाइब्रेट होता है मतलब वो स्पीड भी है उसमें, वेलोसिटी भी है। ये आखे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी नहीं है, ट्रांसलेशन का नहीं है। जैसे आप लोग सांस छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूरे रूम में भाग रहा है, तो वो ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी अलग हो गया। लेकिन जब वो ऑक्सीजन भाग रहा है तो एक दूसरे के आसपास भी तो रिलेटिवली वाइब्रेशन है, तो उसका एक डिफरेंट स्पीड होता है, वाइब्रेशन का स्पीड अलग होता है और अखे रूम में भागने का स्पीड अलग होता है। तो ये स्पीड आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वाइब्रेशन का, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। सो बेसिकली हाउ मच आर द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे फिर कितना दिख रहा है, तो यू कैन से सर रिजिड के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिजिड इज 5, एंड यहाँ पे फ्लेक्सिबल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 + 2 5 + 2 7। तो यहाँ पे एनर्जी कितना आएगा फर्स्ट केस में, दैट विल बी इक्वल टू 5/2 kT। यहाँ पे एनर्जी कितना आएगा, 7/2 kT। एनर्जी मिल गया, तो सीवी का फॉर्मूला 5/2R, यहाँ पे सीवी का फॉर्मूला 7/2R, सीपी का फॉर्मूला 5/2 + 1 कर दो तो 7/2, यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला 7/2 + 1 9/2 आर। यहाँ पे गामा निकालो तो सीपी बाय सीवी, तो 7/2/5/2, 2 टूट गया तो 7/5। यहाँ पे गामा निकालो 9/2 डिवाइड बाय 7/2, तो विच इज इक्वल टू 9/7। गामा मिल गया तो वेलोसिटी मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा √7 RT/5 MO, यहाँ पे आएगा √9/7 है, तो 9/7 RT अपॉन मोलर मास। हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर पॉलीएटॉमिक में अलग अलग लॉजिक, चलो डन। यहाँ पे आपका पूरा पार्ट हो गया, यहाँ पे आपका पूरा पार्ट हो गया, आई होप समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन में फॉर्मूलेज बहुत कम है, बहुत 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 कम है। कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आज लेक्चर में ये सब नहीं बताया था, तो रेडिएशन का लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ये बॉक्स ऐसे रख, बॉक्स हटा देता। रेडिएशन आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले
absorptivity, reflectivity and transmittivity. Absorption, reflection and transmission. What does that mean? डायरेक्टली मैं टॉपिक समझाता हूं. एब्जॉर्प्शन मतलब अगर आपने 100 जूल का लाइट गिरा है तो आपके पास जो सरफेस है मटेरियल का उसमें से कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिन पे अगर आपने लाइट गिरा है, भाई रेडिएशन मतलब लाइट ही होता है, लाइट मतलब एनर्जी होता है, तो अगर आपने इस पे लाइट गिरा है तो थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट होता है. अगर आपका व्हाइट कलर का मटेरियल है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, अगर ब्लैक कलर का मटेरियल है तो कम रिफ्लेक्ट होता है. इसलिए बोलते हैं कि गर्मी में ब्लैक टाइप का कपड़ा नहीं पहनने का, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कम करता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है. तो 100 जूल में से हो सकता है 30 जूल रिफ्लेक्ट कर दे, जस्ट एग्जांपल. 50 जूल एब्जॉर्ब कर ले तो बचा कितना, फिर 20 जूल वो ट्रांसमिट करेगा. ट्रांसमिट मतलब क्या? ट्रांसमिट मतलब डायरेक्ट पार हो जाएगा. तो या तो एक एब्जॉर्ब होएगा, एब्जॉर्ब मतलब कि मटेरियल फिर गर्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब मतलब हीट उसका ट्रैप हो जाएगा, लाइट जो एनर्जी है ना ट्रैप हो जाएगा. ट्रांसमिट मतलब पास कर दिया, ना पकड़ा ना कुछ. और रिफ्लेक्शन मतलब कि रिबाउंड किया. अभी जैसे मैं मिरर की बात करूं, मिरर, तो मिरर का क्या ज्यादा रहेगा? एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा, ट्रांसमिशन. तो मिरर के लिए रिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा. हो सकता है 100 जूल में से 90 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, 5 जूल एब्जॉर्ब होगा और 5 जूल ट्रांसमिट होगा. बट मिरर में तो ट्रांसमिट होता ही नहीं लाइट. मिरर में अगर आप देखोगे अच्छा मिरर रहेगा तो ट्रांसमिट ही नहीं होगा. लॉजिक समझ रहा है? तो मिरर में रिफ्लेक्शन ज्यादा है. ठीक वैसे अगर मैंने ब्लैक शर्ट पकड़ अपना पहना, ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कलर की खासियत होती है कि एब्जॉर्ब ज्यादा होता है. तो एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, रिफ्लेक्ट कम होगा, ट्रांसमिट भी कम होगा, बट ये ज्यादा होगा. वैसे अगर मैंने ग्लास लिया, ग्लास, प्लेन ग्लास, ग्लास, तो ग्लास में क्या होता है? ग्लास में ट्रांसमिट ज्यादा हो जाएगा, सारा का सारा हीट उसके थ्रू पार होगा. याद रखना ग्लास गर्म नहीं होता जल्दी. अच्छा अच्छा मटेरियल का ग्लास लोगे ना बच्चों तो गर्म नहीं होता है. जो ग्लास गर्म हो रहा है ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी. एब्जॉर्ब मतलब खुद के अंदर रखना. और जो ग्लास गर्म नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो ट्रांसमिट कर रहा है, पास कर रहा है. सो बेसिकली यू कैन से कि सर एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन. इसीलिए आपके पास 3 लेटर है. टोटल हीट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: हीट एब्जॉर्ब, हीट रिफ्लेक्टेड, हीट ट्रांसमिटेड. और अगर आपने सबको टोटल हीट से डिवाइड किया, थोड़ा सा सोचो. मेरे पास एग्जांपल देता, मैंने आपको 100 जूल दिया था, इसमें से आपका 30 जूल एब्जॉर्ब हो गया, एक एग्जांपल. मान लो 50 जूल रिफ्लेक्ट हो गया और 20 जूल ट्रांसमिट हो गया. तो अगर मैं सबको ये हीट से डिवाइड कर दूं, ये हीट को अगर मैं आरएचएस में लेके आऊं तो यहाँ पे 1 बचेगा, इधर पे आएगा क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाय टोटल क्यू. हीट को स्प्लिट कर दो, क्यू ए बाय क्यू प्लस क्यू आर बाय क्यू प्लस क्यू टी बाय क्यू विच इज नथिंग बट 1. अरे सोचना, अगर आपने टोटल हीट से सबको डिवाइड किया मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड इज 30 और टोटल एनर्जी गिवन इज 100 plus heat reflected is 50 by total energy is 100 plus heat transmitted is 20 by total energy is 100. तो which is 100 by 100 ना, which is nothing but always 1. हम लोग इसको बोलते हैं कोइफिशिएंट. कभी भी कोइफिशिएंट वर्ड सुनोगे ना, कोइफिशिएंट, तो फिजिक्स में मोस्टली कोइफिशिएंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय समथिंग, डिवाइडेड बाय समथिंग. सो दैट मींस कोइफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लोग उसको एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं, अल्फा नहीं तो ए, अल्फा नहीं तो ए, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी विल बी इक्वल टू 1. लॉजिक समझा? लॉजिक समझा? तो आप लोग को ये सब इसके नीचे लिखना है डायरेक्टली फॉर्मूला में. तो आपको लिखना है एब्जॉर्प्टिविटी का फॉर्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय टोटल हीट, रिफ्लेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हीट रिफ्लेक्टेड बाय टोटल हीट, ट्रांसमिटिविटी का फॉर्मूला होता है हीट अपना ट्रांसमिटेड बाय टोटल हीट. सबको मिक्स करूंगा, सबको मिक्स करूंगा तो आएगा a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट पार्ट. Once you have done this part, then the next part is Ferry's black body या perfect black body.
बहुत बार परफेक्ट ब्लैक बॉडी के समझाते हैं, नहीं तो फिर उससे रिलेट करता है आपको कोई दूसरे बॉडी पे। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की खासियत क्या होती है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी में ऑल द हीट इज एब्जॉर्ब। दैट मीन्स सारा का सारा हीट कहाँ गया, सिर्फ एब्जॉर्ब करने में। तो एब्जॉर्प्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय द टोटल हीट इंसिडेंट। क्यों, मतलब इतना इंसिडेंट हुआ। मतलब अगर मेरे पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो अगर 100 जूल का एनर्जी डाला है मैंने, तो सारा का सारा 100 जूल वो खा लेगा। तो दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी इज 1, रिफ्लेक्टिविटी 0, ट्रांसमिटिविटी 0। ब्लैक बॉडी के पार नहीं जाता, ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, सारा का सारा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी की खासियत होती है। अब उसमें ध्यान देना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो समझ में आ गया कि सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और एक शॉर्टकट ट्रिक अभी बता रहा हूं। जो बॉडी एब्जॉर्ब करता है, जिस बॉडी का एब्जॉर्प्शन गुड है, जो बॉडी एक गुड एब्जॉर्बर है, वो गुड एमिटर भी होता है। एमिटर का मतलब क्या होता है भाई, जैसे एक ब्लैक बॉल, ब्लैक लोहे का बॉल है, तो वो बहुत गर्म किया तो लाल हो जाता है ना, ब्लैक बॉल हीट किया तो लाल हो जाता है। दैट मीन्स वो लाल बॉल लाइट भी निकाल रहा है ना। जो मटेरियल अच्छा एब्जॉर्प्शन रहता है ना, वो मटेरियल अच्छा एमिशन होता है। तो इतना याद रखना, ब्लैक बॉडी का भी सिखा देता, एब्जॉर्प्टिविटी इज 1 एंड एमिसिविटी इज ऑल्सो 1। इनफैक्ट इससे आपको किरचॉफ लॉ समझ में आएगा। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है वो देख लो। किरचॉफ लॉ ये बोलता है कि एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू एमिटिविटी। ये किरचॉफ लॉ डायरेक्टली बोलता है, एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू एमिटिविटी। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज अपना एमिसिव पावर। एमिसिव पावर लेटर हम लोग ई यूज करेंगे। एमिसिव पावर क्या होता है, एमिसिव पावर। ठीक है, एमिसिव पावर क्या होता है, प्लीज ध्यान से नोट करना। एमिसिव पावर क्या होता है, एमिसिव पावर इज नथिंग बट द हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में यूनिट एरिया से कितना हीट निकल रहा है। जैसे मान लो मेरे पास एक काला रंग का बॉल है, फुल ब्लैक बॉल, अभी आपका स्क्रीन ही ब्लैक है तो ये व्हाइट दिख रहा है, ये मान लो ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल या ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी से हीट निकलेगा, यस। ज्यादा हीट निकलेगा कि कम हीट निकलेगा, तो सर वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे। तो आप लोग क्या करो, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम पे निकाल करो। तो इसलिए इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। यहाँ पे समझ में आ रहा है एमिसिव पावर क्या होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसके ऊपर से लॉजिक। यार थोड़ा सा आप लोग ना डुअल नेचर याद करना। डुअल नेचर, अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आप लोग बोलोगे सर द गैप इज मोर। दैट मीन्स मान लो आपका रूम 30 डिग्री पे, लेट से आपका रूम 30 डिग्री पे, और आपके पास पहला चाय है T1 जो कि 80 डिग्री, 80 नहीं, लेट से कि 50 डिग्री पे। एक पहला चाय है जो 50 डिग्री पे और दूसरा चाय है जो 90 डिग्री पे। तो सीधी बात है, ये इसका टेम्परेचर हल्का सा ही ज्यादा है T1 का, तो ये स्लोली हीट निकालेगा, स्लोली हीट एमिट करेगा। बट जो बहुत ज्यादा ही गर्म है वो फास्ट हीट एमिट करेगा, फास्ट हीट एमिट करेगा। अब आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, नहीं तो एच सी बाय लैम्बडा। मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ना। तो सीधी बात है सर, अगर इसका टेम्परेचर कम है, ध्यान से देखना सर, अगर इसका टेम्परेचर कम है तो ये कम एनर्जी निकालेगा, और कम एनर्जी निकालेगा मतलब वेवलेंथ लंबे लंबे होंगे। अरे लंबे वेवलेंथ मैं आपको सिखाया था, वो क्रॉस फिटनेस याद रखने का। एक बंदा जो जिम में जा रहा है, रस्सी हिला रहा है, रस्सी धीरे धीरे हिला रहा है, तो कम एनर्जी वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वेवलेंथ ज्यादा। देखो, जिसका टेम्परेचर कम उसका एनर्जी कम, जिसका एनर्जी कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हो सर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये गर्म चाय देखो जो 90 डिग्री पे, ये फास्ट हीट एमिट करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और अगर एनर्जी ज्यादा निकल रहा है तो वेवलेंथ छोटे छोटे निकल रहा है। मतलब कि वो बंदा अगर जिम में उसको जल्दी जल्दी वेट लूज करने का, तो जुप 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 वो ऐसे रस्सी हिलाएगा। जब आप जुप जुप करके रस्सी हिलाते हो तो वो ऑब्वियसली फिर जल्दी एनर्जी निकाल रहा है, मतलब वेव आपका छोटा हो गया।
तो ये लॉजिक है, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपका स्पेक्ट्रल एमिशन है, इसीलिए आपका ग्राफ ऐसा दिखता है, वो वाला ग्राफ। यहाँ पे लैम्बडा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आपका बढ़ता जाता है उतना वेवलेंथ छोटा होता जाता है। देखो ये लो टेम्परेचर था तो इस पे वेवलेंथ ज्यादा था, लैम्बडा मैक्स ज्यादा था। इस पे देखो, इस पे टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका लैम्बडा मैक्स थोड़ा सा कम हो गया ये वाले से। इस पे देखो, इसका टेम्परेचर और ज्यादा है तो इसका लैम्बडा मैक्स और भी कम हो गया। लॉजिक समझ रहा है? तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट एमिसिव पावर हो गया। देन उसके बाद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी आपको मैंने बता दिया, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ही था ये लैम्बडा वाला, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देन लास्ट पार्ट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये बोला था, स्टीफन बोल्ट्जमैन, भाई 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 टाइम टाइम कितना हुआ है भाई? 10:53 होगा, मुझे अपलोड भी करना है वीडियो। चलो ठीक है, इतने पे वाइंड अप करता, एमसीक्यू दूसरे वीडियो में। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बोला? उसने बोला है द एमिसिव पावर is directly proportional to the fourth power of the ये टेम्परेचर। बट ये टेम्परेचर प्लीज डोंट टेक इन डिग्री सेल्सियस, डोंट टेक इन डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू टेक इन केल्विन। और केल्विन मतलब कि सेल्सियस को प्लस 273। सुनो बच्चों, एमिसिव पावर E is directly proportional to T⁴. So the emissive power will be equal to constant into T⁴. This constant is called as Stephen's constant. प्लीज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मत बोलना, वो काइनेटिक थ्योरी में था। ये स्टीफन्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸। ठीक है, जूल पर केल्विन⁴। ये सब इग्नोर करो यूनिट, बस पावर याद रखो। अब और एक चीज मुझे आपको याद दिलाना है लास्ट में खाली, दैट इज दिस, बच्चों से जहां पे मिस्टेक होता है। एमिसिविटी अलग हो गया, एमिसिविटी, एमिसिविटी इज नथिंग बट एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी नहीं क्या ए, और एमिसिविटी ई। जैसे रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है? रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है? द हीट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट इंसिडेंट। उसके बाद ट्रांसमिटिविटी क्या होता है? द हीट ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय द हीट इंसिडेंट। तो एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, वीटी 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 वीटी, इसका मतलब है नो यूनिट। व्हाई नो यूनिट? क्योंकि एमिसिविटी का मतलब क्या होता है? हीट एमिटेड डिवाइडेड बाय हीट इंसिडेंट। जितना हीट इंसिडेंट करोगे उतना सारा हीट एब्जॉर्ब करके निकाल देगा। वैसे एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है? एब्जॉर्प्टिविटी होता है हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय हीट एमिटेड। अगर आपके पास सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी में जितना हीट आप डाल रहे हो उतना हीट निकाल रहा है। तो स्टीफन्स लॉ में एक फाइनल फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। फाइनल फॉर्मूला ये है, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी the emissive power is equals to sigma into T⁴. But for any other body, the emissive power will be emissivity into sigma into T⁴. What is emissivity? It is nothing but heat emitted divided by heat incident. और सीधी बात है, बाकी कोई भी मटेरियल के लिए the emissivity is less than 1, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जितना हीट गिर रहा है उसके ऊपर उतना सारा हीट निकल रहा है। इसीलिए एमिसिव पावर का ये फॉर्मूला है ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा T⁴, और एनी अदर बॉडी के लिए ये अपना फिर एमिसिविटी इनटू सिग्मा T⁴, वेयर एमिसिविटी का वैल्यू इज 0 to 1 के बीच में। डन विथ एवरीथिंग, अब समझ में आए? तो ये पूरा का पूरा वीडियो अभी इमीडिएटली मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपकी थ्योरी के लिए, अनफॉर्चुनेटली डू नॉट वरी। आपको 12 बजे डॉट दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें आई विल मेक श्योर आपको 30+ MCQs मिल जाए। चलो बच्चों, मिलते हैं वापस से बहुत जल्द।